नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडी नॉवल बॉय पर। जैसे आप सभी ने हमारी पिछली कहानियों रीबोर्न एम्परर को इतना प्यार दिया, वैसे ही उम्मीद है कि आप इस नई कहानी को भी अपना प्यार देंगे। आज हम लेकर आए हैं एक नई, रोमांचक और शक्ति से भरी कहानी, कैप्सूल एक्स विराज का बदलाव। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कमजोर था, डरपोक था, लेकिन एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। ध्यान रहे, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कैप्सूल एक्स विराज का बदला। विराज ने जब तीसरी गेंद को पकड़कर खींचा तो उसके हाथ में दैत्याकार जानवर की खाल आ गई। उसने जब उस खाल को खोलकर उसे ध्यान से देखा तो उस पर बड़ी मात्रा में सूचनाएं लिखी गई थी। उस खाल के बाएं हिस्से में नीचे की तरफ खून के रंग से कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई थीं और उन रेखाओं के ऊपर लिखा था, दफन स्वर्ग की दलदल। उस नाम को पढ़कर खौफ की एक लहर विराज के शरीर में दौड़ गई। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। इस पूरे महाद्वीप में शायद ही कोई हो जो इस नाम को न जानता हो और इस नाम को सुनकर खौफ से न भर उठे। इसका कारण ये था कि ये भूमि पूरे महाद्वीप की तीसरी सबसे खौफनाक परित्यक्त भूमि थी। साथ ही ये महाद्वीप के 10 सबसे खूंखार जगहों में से एक थी। दफन स्वर्ग की दलदल एक ऐसी जगह के रूप में प्रसिद्ध थी जहां पर देवता भी दफन थे। आज तक कोई भी जिंदा उस जगह से बाहर नहीं आ पाया था। यहाँ तक कि मार्शियल मोनार्क स्तर के योद्धा भी अगर दफन स्वर्ग की दलदल में गए थे तो वो भी कभी लौटकर वापस नहीं आ पाए। दफन स्वर्ग की दलदल को समझना हो तो अग्निदेवी वैधी, काल्पीवर्धन और अभयवर्धन लैप्टस महासागर की जिन गहराइयों में जाने के बाद कभी लौटकर नहीं आए, वो लैप्टस महासागर महाद्वीप का 5वां सबसे खौफनाक परित्यक्त भूमि माना जाता था। ऐसे में यदि अग्निदेवी वैधी और काल्पीवर्धन जैसे शक्तिशाली लोग 5वें सबसे खूंखार परित्यक्त भूमि से वापस नहीं लौट सके तो दफन स्वर्ग की दलदल किस स्तर की खतरनाक जगह थी, ये समझा जा सकता था। दफन स्वर्ग की दलदल को प्राचीन समय में पार करने की कई मार्शियल जीवनरस अमृत स्तर के योद्धाओं ने कोशिश की, लेकिन सब के सब इस कोशिश में मारे गए। दफन स्वर्ग की दलदल महाद्वीप की सबसे खूंखार जगहों में तीसरे स्थान पर आती थी। साथ ही पहले 2 स्थान पर कौन सी जगहें थीं ये आज तक भी एक राज ही था। यानी ज्ञात दुनिया में दफन स्वर्ग की दलदल ही सबसे खूंखार और खतरनाक जगह थी। हालांकि दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक जगह के बारे में विराज को मालूम था और वो जगह थी पुनर्जन्म के 6 मार्ग। ये कहा जाता था कि पुनर्जन्म के 6 मार्ग एक ऐसी जगह थी जिसकी भूमि पर मार्शियल जीवनरस अमृत या उससे ऊपर के स्तर के कितने ही योद्धा दफन थे। एक अफवाह ये भी थी कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले दानव प्रजाति में एक बेमिसाल योद्धा पैदा हुआ था। वो योद्धा 27 साल की उम्र में मार्शियल जीवनरस अमृत बन चुका था। 33 साल की उम्र आते आते वो मार्शियल जीवनरस अमृत की स्टेज को पार कर चुका था और 50 साल की उम्र तक वो अपने समय का सुप्रीम योद्धा यानी सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गया था। उसकी शक्ति इतना ज्यादा थी कि मार्शियल जीवनरस अमृत योद्धा भी उसके सामने 1 सेकेंड तक भी टिक पाने का साहस नहीं कर पाते थे। वो बलशाली योद्धा भी पुनर्जन्म के 6 मार्ग की भूमि पर एक दुर्घटना का शिकार होकर धराशायी हो गया। इस वजह से दानव प्रजाति की शक्ति को गहरा आघात लगा था और उसका असर आज तक भी था। विराज उस भूमि को महान सम्राट समर सिंह की वजह से जानता था। महान सम्राट समर सिंह आज से 1000 साल पहले प्रसिद्ध थे। उस समय वो पुनर्जन्म के 6 मार्ग की भूमि पर गए थे, तभी से उनकी कोई खबर किसी को नहीं मिली थी। विराज को ये जानकारी उस समय मिली थी जब वो तेंदुए के जाल में सम्राट समर सिंह की तलवार के तीसरे टुकड़े को अधूरी तलवार से जोड़ रहा था। विराज को ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि सम्राट समर सिंह जैसा इंसान आखिर ऐसी भूमि पर क्यों जाना चाहेगा जहां से कोई भी योद्धा कभी लौटकर नहीं आया और वो भी लौटकर नहीं आ सके।
बस उनकी टूटी हुई तलवार ही उस भूमि से बाहर आ सकी। पहले नंबर पर आने वाली खतरनाक भूमि का तो नाम लेने तक से मना ही थी। उस भूमि के बारे में अगर कोई बात भी करता था तो कहता था कि वो भूमि जिसका नाम नहीं लेते। विराज को महाद्वीप की उस सबसे खूंखार और खतरनाक जगह के बारे में भी कुछ जानकारी हाथ लगी थी, जिस समय वो सम्राट समर सिंह की तलवार के अधूरे टुकड़ों को अपनी अधूरी तलवार से जोड़ रहा था। विराज को पता चला था कि महाद्वीप की उस सबसे खूंखार जगह का नाम था कालना। किसी को भी नहीं मालूम था कि ये खूंखार जगह कहाँ थी और इस खूंखार जगह में क्या मौजूद था। ये सब सोचने के बाद विराज अपने दिल पर हाथ रखकर अपने जोर से धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद दैत्याकार जानवर की उस खाल को देखकर वो बड़बड़ाया, दफन स्वर्ग की दलदल के खजाने के नक्शे ने मुझे बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? विराज सोचने लगा। अग्निजीव अमृत स्तर से ऊपर के योद्धा भी इस भूमि में जाने पर दफन स्वर्ग की दलदल से वापस नहीं लौट सके, तो मैं जो कि बस एक इन्नेट ग्रांड मास्टर योद्धा हूँ, एक मार्शल आत्मा योद्धा तक नहीं हूँ, मैं भला दफन स्वर्ग की दलदल में जाने पर कैसे वापस लौट सकूंगा? मुझे तो लगता है कि दफन स्वर्ग की दलदल में अपना पहला पैर रखते ही वहां के शक्तिशाली बल से मैं नष्ट हो जाऊंगा। ऐसा सोचते ही विराज मन ही मन कांप उठा। उसने दैत्याकार जानवर की उस खाल को पास ही रख दिया और हवा में लटकी हुई बची हुई आखिरी गेंद को पकड़कर खींच लिया। गेंद विराज के हाथों में आते ही चूर चूर हो गई और विराज के हाथों में एक अधूरा लोहे का टिकट आ गया। विराज को ये अच्छे से मालूम था कि लोहे की ये चीज कोई मामूली वस्तु नहीं थी। विराज ने उस लोहे के टिकट को ध्यान से देखा तो उस टिकट पर बेहद महीन और बारीक अक्षरों में कुछ लिखा था। उसी समय उस लोहे के टिकट पर खून के रंग से बनी कुछ आड़ी तिरछी रेखाओं को देखकर विराज को वो आड़ी तिरछी रेखाएं कुछ जानी पहचानी सी लगी। वो उन आड़ी तिरछी रेखाओं को ध्यान से देखने लगा। तभी उसके दिमाग में कुछ कौंध गया। उसने कुछ सोचते हुए कहा, क्या सच में? उसने अपने पास रखे दैत्याकार जानवर की खाल को उठाया और सावधानी के साथ उसे खोल दिया। उस दैत्याकार जानवर की खाल पर बने नक्शे के नीचे बाईं तरफ बनी खून के रंग की आड़ी तिरछी रेखाओं को देखने लगा। उसने जब लोहे के टिकट पर बनी आड़ी तिरछी रेखाओं को उस दैत्याकार जानवर की खाल पर बनी आड़ी तिरछी रेखाओं से मिलाया तो पाया कि दोनों रेखाएं हूबहू एक जैसी थी। विराज ने महसूस किया कि जैसे ही वो लोहे के टिकट को उस दैत्याकार जानवर की खाल पर बने नक्शे के पास ला रहा था तो नक्शे पर बनी लाल रंग की रेखाएं चमक रही थी। ये देखकर विराज का दिल जोरों से धड़क गया और उसने कहा, इस लोहे के टिकट का कोई न कोई संबंध दफन स्वर्ग की दलदल से जरूर है। ऐसा कहकर वो लोहे के टिकट को क्वेश्चन मार्क आंखों से देखने लगा। उसी समय उस लोहे के टिकट पर एक लिखी हुई लाइन पर उसने ध्यान दिया। उसमें लिखा था, खाल से बने नक्शे के माध्यम से दफन स्वर्ग की दलदल में दाखिल होने का अधूरा टिकट। इस टिकट के अधूरे होने के कारण इस टिकट के जरिए केवल एक इंसान ही दफन स्वर्ग की दलदल में दाखिल हो सकता था और बाहर निकल सकता था। एक बार दफन स्वर्ग की दलदल में दाखिल होने के बाद 7 दिनों के बाद ये टिकट बेकार हो जाता। उस खजाने के नक्शे और उस खजाने में दाखिल होने के टिकट को देखकर विराज के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त क्या फैसला लेना चाहिए। वो सोचने लगा, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि भाग्य मुझे इस भूमि में जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है? ये सोचकर विराज काफी कुछ सोचने लगा। अगर मैं दफन स्वर्ग की दलदल में चला जाता हूं तो क्या मैं कभी वापस लौटकर आ पाऊंगा या फिर हमेशा के लिए वही फंसा रह जाऊंगा? ये सोचकर ही विराज के माथे पर पसीना आने लगा। उसने अपनी लार को गटकते हुए कहा, लेकिन दफन स्वर्ग की दलदल में एक से बढ़कर एक खजाने छिपे होंगे और वो सभी खजाने कम से कम मार्शियल मोनार्क स्तर के योद्धा के द्वारा वहां रख छोड़े गए होंगे। ये सोचकर ही विराज को गुस्बम्प्स आने लगे।
वो सपनों की दुनिया में खोने लगा। लेकिन जरा सोचो, एक इन्नेट ग्रांड मास्टर योद्धा दफन स्वर्ग की दलदल से वापस बाहर आ गया। जो भी ये सुनेगा उसके पैरों तले की जमीन सरक जाएगी। कोई भी इस बात पर यकीन तक करने को तैयार नहीं होगा। केपलर यूनिवर्स के सभी विशेषज्ञों की आंखें ये जानकर फटी की फटी रह जाएंगी। वो सभी पागल हो जाएंगे कि एक इन्नेट ग्रांड मास्टर दफन स्वर्ग की दलदल में जाकर वापस लौट आया। अगर सच में मैं दफन स्वर्ग की दलदल में जाकर वापस आ जाता हूं तो कलिंजर एम्पायर या मानव प्रजाति में वापस जाने से पहले ही कितनी ही प्रजातियों के कितने ही स्पेशल योद्धाओं की नजरों में मैं आ जाऊंगा। वैसे ये अपने आप में मेरी सुरक्षा को एक गंभीर खतरा भी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अगर मैं दफन स्वर्ग की दलदल में जाकर वापस आ सका तो फिर मुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर विराज सपनों की दुनिया से बाहर आकर गंभीरता पूर्वक सोचने लगा, नहीं, मेरी वर्तमान ताकत काफी कम है। मुझे ऐसे बड़े खतरों को मोल लेने से बचना चाहिए। मुझे अपनी शक्ति के बढ़ने का इंतजार करना होगा। एक बार मेरे पास पर्याप्त शक्ति आ जाए तो फिर मैं भविष्य में कभी दफन स्वर्ग की दलदल जा सकूंगा। तभी मुझे पता चल सकेगा कि उस भूमि में क्या क्या खजाने गढ़े हैं। ऐसा सोचकर विराज ने उन दोनों वस्तुओं को अपनी यूनिवर्स रिंग में रख दिया। कुछ देर शांत रहने के बाद विराज ने सिस्टम से कहा, सिस्टम, मुझे मेरा स्पेशल आइटम अभी चाहिए। जिस समय विराज को महान ट्रायल मैदान और प्राचीन स्वर्गीय भूमि को जोड़ने का असाइनमेंट मिला था, तो उस असाइनमेंट को पूरा करने पर विराज को इनाम में एनर्जी पॉइंट मार्शल लेवल में बढ़ोतरी के अलावा एक विशेष आइटम पाने का मौका भी मिला था। प्राचीन स्वर्गीय भूमि में रहते हुए विराज को उस विशेष आइटम को पाने का अवसर नहीं मिला था। इस वजह से विराज ने अब सिस्टम को वो विशेष आइटम देने को कहा था। विराज के ऐसा कहते ही हवा में एक गेंद उसके सामने प्रकट हो गई। ये देखते ही विराज ने उस गेंद को पकड़कर खींच लिया। हाथों में आते ही उस गेंद को कसकर पकड़कर विराज ने चकनाचूर कर दिया। ऐसा करते ही सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। आखिर विराज को सिस्टम की तरफ से विशेष आइटम में क्या मिला था? विराज उस स्पेशल आइटम के साथ क्या करने वाला था? विराज ने दफन स्वर्ग की दलदल में जाने का विचार त्याग दिया था, लेकिन क्या सच में ऐसा था या फिर कुछ ऐसा होने वाला था जिससे विराज दफन स्वर्ग की दलदल में जाने पर फिर से विचार करने वाला था? विराज के साथ उस गुफा में अभी क्या क्या होने वाला था? सिस्टम की आवाज विराज के कानों में गूंज उठी। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस! आपने विशेष आइटम में रक्षा टेलीपोर्ट यंत्र हासिल किया है। ऐसी आवाज आते ही विराज के हाथों में एक छोटा सा यंत्र चमचमाने लगा। उस यंत्र को देखकर विराज की आंखों में एक अलग ही चमक चमकने लगी। उसी समय सिस्टम ने फिर कहा, रक्षा टेलीपोर्ट यंत्र को खून की बूंद चाहिए ताकि वो अपने मालिक के साथ जुड़ सके। रक्षा टेलीपोर्ट यंत्र की विशेषता ये है कि जिस समय इस यंत्र का मालिक किसी घातक या प्राणनाशक हमले का शिकार होता है तो ये यंत्र अपने मालिक को वहां से हटाकर किसी दूसरे ऐसे स्थान पर लेकर चला जाएगा जिस लोकेशन को मालिक ने पहले ही इस यंत्र में सेट कर दिया था। ये सुनते ही आश्चर्य की कई रेखाएं विराज के माथे पर खींच उठी। उसने तुरंत अपनी हथेली को एक झटका दिया और एक अजीब सी दिखने वाली रक्षक गुड़िया उसके हाथों में प्रकट हो गई। उस गुड़िया के भौहों के बीच में पहले से ही टपकाई गई खून की बूंद का निशान अभी भी दिखाई दे रहा था। वो रक्षक गुड़िया अपने स्वामी के ऊपर होने वाले घातक हमलों से अपने स्वामी की रक्षा करती था। इस रक्षक गुड़िया को भी पहले कभी विराज ने लॉटरी में ही जीता था। उसने इस रक्षक गुड़िया को अपनी यूनिवर्स रिंग में रख लिया था ताकि दुर्घटना के समय इस रक्षक गुड़िया का इस्तेमाल कर सके। अब विराज के पास रक्षक गुड़िया के साथ साथ रक्षा टेलीपोर्ट यंत्र भी था। इससे विराज के दिमाग में कुछ बड़ी खिचड़ी पकने लगी। विराज के दिमाग में ख्वाबों का पुलाव पकने लगा। वो सोचने लगा,
यदि मैं दफन स्वर्ग की दलदल में दाखिल होता हूं तो रक्षक गुड़िया और रक्षा टेलीपोर्ट यंत्र की मदद से मुझे सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में शायद ही कोई समस्या आए। ये सोचकर विराज अपने दोनों हाथों में पकड़े रक्षक गुड़िया और रक्षा टेलीपोर्ट यंत्र को देखने लगा। विराज लगभग तय कर चुका था कि वो दफन स्वर्ग की दलदल जाएगा, हालांकि अभी भी उसके दिमाग में कुछ डाउट चल रहे थे। विराज गंभीरतापूर्वक सोचने लगा, अगर मुझे जाना भी है तो इस लोहे के टिकट को यूज किस तरह करना है ताकि मैं दफन स्वर्ग की दलदल पहुंच जाऊं। जितना विराज को मालूम था उस हिसाब से दफन स्वर्ग की दलदल हड्डी प्रजाति और जंगली प्रजाति की सीमा के बीच कहीं पड़ती थी। दोनों ही प्रजातियां मानव प्रजाति से सख्त नफरत करती थी। ऐसे में मानव प्रजाति के बेहद शक्तिशाली योद्धा ही दफन स्वर्ग की दलदल में प्रवेश कर पाते थे। विराज जो कि एक इन्नेट ग्रांड मास्टर है, वो इस क्षमता के साथ तो सीधे इस भूमि में प्रवेश भी नहीं कर सकता था। कुछ देर सोच विचार करने के बाद विराज ने लोहे के टिकट को बाहर निकाल लिया। उस टिकट के जरिए एक इंसान 7 दिनों के लिए दफन स्वर्ग की दलदल में जा सकता था। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि इस लोहे के टिकट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वो उस लोहे के टिकट को बार बार पलट पलट कर देखे जा रहा था ताकि उसे इस टिकट का इस्तेमाल करने का कोई सुराग मिल सके, लेकिन उसे ऐसा कोई सुराग उस टिकट पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर माथापच्ची करने के बाद विराज के दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ। उसने अपनी तलवार धार को उस लोहे के टिकट से होकर गुजार दिया। उसके ऐसा करते ही उस लोहे के टिकट पर लिखी हुई चीजें अचानक से गायब हो गई। इसके ठीक बाद उस टिकट के अंदर से सफेद रंग की तेज रोशनी निकलने लगी। उसी समय उस टिकट पर एक काले रंग का दरवाजा दिखने लगा। उस काले रंग के दरवाजे को देखकर लग रहा था कि मानो वो किसी दैत्याकार जानवर का मुंह हो। उस काले दरवाजे को देखकर विराज को दफन स्वर्ग की दलदल जाने का मार्ग मिल गया था। ये समझकर विराज की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई। उसने लंबी गहरी सांस ली और रक्षक गुड़िया को अपनी यूनिवर्स रिंग में वापस रख दिया। फिर उसने रक्षा टेलीपोर्ट यंत्र के एक हिस्से पर अपनी उंगली से खून की एक बूंद गिराई। खून की बूंद गिरते ही रक्षा टेलीपोर्ट यंत्र हल्की रोशनी से जगमगाने लगा। अगले ही क्षण वो रक्षा टेलीपोर्ट यंत्र रोशनी की एक किरण में बदल गया और विराज के सिर के अंदर समा गया। ऐसा होते ही विराज ने अपनी अंतरात्मा पर ध्यान लगाया तो पाया कि रक्षा टेलीपोर्ट यंत्र उसकी अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर तैर रहा था। विराज ने बिना कोई समय गंवाए उस रक्षा टेलीपोर्ट यंत्र में अपनी वापसी की लोकेशन इसी गुफा को सेट कर दिया जिस गुफा में वो अभी बैठा था। आज एक 7th ग्रेड इन्नेट ग्रांड मास्टर दफन स्वर्ग की दलदल में जाने का साहस कर रहा था। जब लोगों को मालूम चलेगा कि एक 7th ग्रेड इन्नेट ग्रांड मास्टर दफन स्वर्ग की दलदल में गया था तो ये जानकर उनके होश उड़ जाने वाले थे। विराज उस टिकट पर बने दरवाजे से होता हुआ दफन स्वर्ग की दलदल में चला गया। दफन स्वर्ग की दलदल में विराज एक मैदान में उतरा। उस मैदान में उतरते ही वो अपने चारों ओर चौकन्नी निगाहों से हर चीज को बारीकी से समझने में लग गया। अपने चारों ओर की चीजों को देखकर विराज के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। उसने एक परित्यक्त भूमि की कल्पना जिस रूप में की थी, दफन स्वर्ग की दलदल उससे बिल्कुल विपरीत थी। उसे तो लगा था कि परित्यक्त भूमि दिखने में किसी नरक से कम नहीं होगी, लेकिन इससे विपरीत दफन स्वर्ग की दलदल तो उस धरती पर स्वर्ग की तरह लग रही थी। वहां दूर दूर तक चारों ओर हरे भरे पहाड़ थे। हरे रंग के पानी के झरने उन पहाड़ों पर बह रहे थे। साथ ही उस जगह पर चलने वाली हवा एकदम साफ सुथरी थी एवं धरती और स्वर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी पड़ी थी। साथ ही वहां रहकर दैत्याकार जानवरों का आभामंडल प्रकट हो रहा था। ये आभामंडल शायद विराज के शरीर से निकल रहा था जो उस टिकट को इस्तेमाल करने की वजह से शायद उत्पन्न हो रहा था। इससे हो ये रहा था कि दैत्याकार जानवर विराज को देखकर आगे बढ़ जा रहे थे।
विराज ने अपने इधर उधर देखा और फिर खजाने का नक्शा निकालकर नक्शा देखने लगा। उसी समय एक विशालकाय परछाई सारे आकाश पर छा गई। आसमान में अचानक से अंधेरा छा गया। विराज ने नजरें ऊपर उठाकर देखा तो कोई विशालकाय आकृति हवा में उड़ते हुए आगे की ओर जा रही थी। उस विशालकाय आकृति के शरीर से बेहद ही रहस्यमयी और शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उस आकृति को देखकर विराज की पैनी नजरें समझ गई कि वो विशालकाय आकृति किसकी थी। वो एक विशालकाय गरुड़ था। वैसे उसने कभी भी इतने विशालकाय गरुड़ को अपने जीवन में नहीं देखा था। विशालकाय गरुड़ को देखकर विराज सोचने लगा, पता नहीं ये जीव किस प्रजाति से आता होगा। जल्दी ही वो विशालकाय गरुड़ वहां से चला गया। ये देखकर विराज ने राहत की सांस ली और एक बार फिर खजाने के नक्शे को देखने लगा। उस नक्शे को देखते हुए उसने कहा, इस नक्शे के मुताबिक मैं अभी धुंधले मैदान में हूं। मेरा भाग्य सच में अच्छा चल रहा है। इस नक्शे के मुताबिक मैं खजाने से ज्यादा दूरी पर नहीं हूं। जिस समय विराज उस दरवाजे से दफन स्वर्ग की दलदल में दाखिल हो रहा था, उसे इस बात की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कि कहीं वो खजाने से बहुत दूर न पहुंच जाए। इससे उसे अनावश्यक खतरों से रूबरू होना पड़ता। साथ ही जितनी उसके अंदर ताकत थी, केवल 7 दिनों में खजाने को ढूंढकर उसे पा लेना आसान काम नहीं था। विराज ने खजाने के नक्शे को वापस यूनिवर्स रिंग में रखते हुए कहा, चलो पहले खजाने को खोदकर हासिल करता हूं। सही दिशा को समझकर विराज स्वर्गीय चाल तकनीक से उड़ गया। दफन स्वर्ग की दलदल में सबसे मजेदार बात ये थी कि वहां पर धरती और स्वर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा भारी मात्रा में मौजूद थी। विराज ने पवित्र तलवार शास्त्र तकनीक का प्रयोग करके अपने अंदर अधिक से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को भर लिया। उस आध्यात्मिक ऊर्जा की मदद से विराज की तलवार धार तेजी से बढ़ गई। साथ ही विराज इस जगह पर खुलकर स्वर्गीय चाल तकनीक का इस्तेमाल कर सकता था। इस तकनीक के इस्तेमाल से विराज की ऊर्जा तेजी से घटती थी, लेकिन यहाँ तो ऊर्जा की कोई कमी ही नहीं थी। इस वजह से विराज अंदर ही अंदर काफी खुश था। इससे उसे एक और लाभ था। अगर इन 7 दिनों में उसे इस जगह पर कुछ भी हाथ नहीं लगता तो भी यहाँ मौजूद भीषण आध्यात्मिक ऊर्जा के बल पर वो एक मार्शियल आत्मा योद्धा तो बनने ही वाला था। विराज कुछ ही समय में कई किलोमीटर उड़ गया और फिर एक घने जंगल में पहुंच गया। इस घने जंगल में पहुंचने पर विराज ने अपनी मूवमेंट स्किल को बदल दिया। उस घने जंगल से गुजरते हुए अचानक से उसके चारों ओर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव उस पर तेजी से बढ़ने लगा। ये देखकर विराज चौकन्ना हो गया। उसी समय एक हल्की आवाज वहां चारों ओर गूंज गई। उस आवाज ने कहा, एक 7th ग्रेड इन्नेट ग्रांड मास्टर बच्चा सच में दफन स्वर्ग की दलदल के अंदर आने में कामयाब रहा। ये तो वाकई कमाल है। उसी समय एक गोल्डन रंग की पोशाक पहने एक इंसान जंगल के अंदर आकर विराज को देखने लगा। उस गोल्डन रंग की पोशाक पहने इंसान की नजर जब विराज पर पड़ी तो विराज बेचैन हो उठा। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा था। उसी समय गोल्डन रंग की पोशाक पहने इंसान विराज के सामने आ गया और फिर उसने कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, एक अधूरा टिकट। तो ये बात है। विराज ने उस गोल्डन रंग की पोशाक पहने इंसान को देखने लगा। विराज इस बात से थोड़ा सहम गया था कि सिर्फ देखने भर से उस इंसान ने उसकी पहचान को भांप लिया था। सौभाग्य से वहां चारों ओर कोई और मौजूद नहीं था, नहीं तो विराज की पहचान उजागर होने से उसकी सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता। हालांकि विराज को अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा खतरा नहीं था, क्योंकि रक्षक गुड़िया और रक्षा टेलीपोर्ट यंत्र की मदद से वो हर विपदा से बाहर निकल सकता था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में इस भूमि में आने का जो लाभ उसे मिल सकता था, उससे वंचित रह जाता। विराज के चेहरे पर अजीब से भावों को उमड़ते देखकर गोल्डन रंग के पोशाक पहने इंसान ने कहा, अरे, मैंने तुम्हें अपने बारे में तो बताया ही नहीं।
मेरा नाम राजमल प्रथम है। इस दफन स्वर्ग की दलदल में दाखिल होने से पहले हर कोई मुझे तलवार का संत अधिपति बुलाता था। तलवार का संत अधिपति, ये कहकर विराज बुरी तरह से चौंक गया। फिर उसने राजमल प्रथम की ओर देखकर कहा, तलवार का संत अधिपति, ये क्या होता है? विराज ने इस तरह का नाम अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना था। आखिर तलवार का संत अधिपति राजमल प्रथम कौन थे? वो विराज के सामने किस उद्देश्य से आए थे? क्या उनके होने से विराज की सुरक्षा को कोई गंभीर खतरा उत्पन्न होने वाला था, या फिर उनके जरिए विराज को किसी गहरे राज के बारे में पता चलने वाला था? दफन स्वर्ग के दलदल में विराज के साथ अभी क्या क्या होने वाला था? तलवार का संत अधिपति, ये नाम विराज ने पहले कभी नहीं सुना था। कलिंजर एम्पायर में सबसे शक्तिशाली योद्धा जीवनरस अमृत स्तर के योद्धा को समझा जाता था। एक जीवनरस अमृत योद्धा कितने ही लोगों की जिंदगी को नियंत्रित कर सकता था, साथ ही कितने ही लोगों की मौत का कारण भी बन सकता था। इससे ऊपर के योद्धा विरले ही थे। इस वजह से विराज को तलवार के संत अधिपति की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो खड़ा खड़ा राजमल प्रथम के बारे में ही सोचे जा रहा था। विराज को इस तरह अजीबोगरीब भाव बनाते देखकर राजमल प्रथम ने चिढ़ते हुए कहा, बच्चे, मेरे सामने नादान बनने की बेकार की कोशिश मत करो। तुम्हारी रगों में वर्धन फैमिली का खून बह रहा है। मैं तुम्हारी आभा से ही वर्धन फैमिली की आभा महसूस कर सकता हूं। अब ऐसा मत कहो कि तुम मुझे नहीं जानते। राजमल प्रथम के मुंह से वर्धन फैमिली का नाम सुनकर विराज कुछ पल के लिए तो दंग खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजमल वर्धन फैमिली की बात कर रहे थे। राजधानी में रहने वाली वर्धन फैमिली जिसे अभय वर्धन छोड़ गया था, या फिर कालपी सिटी में रहने वाली वर्धन फैमिली? विराज सोचने लगा, लेकिन राजमल प्रथम जैसे बड़े योद्धा को कालपी सिटी की वर्धन फैमिली से तो क्या ही सरोकार होगा। इनका कहने का मतलब जरूर आकाश गंगा अकादमी से है। वर्धन फैमिली आकाश गंगा अकादमी की 4 महत्वपूर्ण फैमिली में से एक थी। वर्धन फैमिली के अलावा बाकी 3 फैमिली के बारे में विराज को कुछ भी मालूम नहीं था। विराज ने राजमल प्रथम की ओर लाचारी के साथ देखकर कहा, मुझे सच में मालूम नहीं है कि आप कौन हैं। कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मेरा संबंध आकाश गंगा अकादमी की वर्धन फैमिली से नहीं है। आकाश गंगा अकादमी में हमले के समय मेरे पूर्वज बाहरी दुनिया में कहीं उलझ गए थे और इस वजह से वो कभी भी आकाश गंगा अकादमी लौटकर नहीं आ सके। इसी वजह से हम लोगों को कभी आकाश गंगा अकादमी के बारे में जानने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका। ऐसा कहने के बाद विराज लाचार भरी नजरों से राजमल प्रथम की ओर देखने लगा और फिर उसने कहा, पिछले 1000 सालों में वर्धन फैमिली पर कई तरह के हमले हुए। इन हमलों में वर्धन फैमिली के कई सूरमा मारे गए। मेरे पूर्वज कालपी वर्धन और अभय वर्धन कहीं दूर चले गए। बचे हुए वर्धन फैमिली के लोग कालपी सिटी में आकर बस गए। मुझे अपने पूर्वजों के बारे में अपने संस्थान के टीचर से पता लगा। इस वजह से मैं अपने पूर्वजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। विराज की बात सुनकर राजमल प्रथम ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने विराज की ओर देखकर थोड़ा नाराजगी से कहा, तुमसे मिलने से पहले मुझे लगा था कि कोई वर्धन फैमिली का पागल नौजवान यहाँ दफन स्वर्ग की दलदल में अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना चला आया था। लेकिन अब तुमसे मिलने के बाद मुझे पता लगा रहा है कि तुम तो वर्धन फैमिली के बस एक वंशज हो। वो वर्धन फैमिली जो बाहरी दुनिया में कहीं खो गई थी। कुछ देर सोचने के बाद राजमल प्रथम ने विराज की ओर देखकर कहा, खैर जो भी है, तुम अब भी वर्धन फैमिली के एक सदस्य हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि आकाश गंगा अकादमी के चारों परिवार एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़े हुए थे। फिर राजमल प्रथम किसी गहरी सोच में डूब गए।
कुछ देर ऐसे ही सोच में डूबे रहने के बाद उन्होंने अपनी यूनिवर्स रिंग से गोलियों से भरी हुई एक कांच की पारदर्शी बोतल बाहर निकाली और उसे विराज को देते हुए कहा, वर्धन फैमिली के वंशज, मैं ये देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पास वर्धन फैमिली के काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक नहीं है। यदि निकट भविष्य में तुम्हें कभी काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक को सीखने का अवसर प्राप्त हो तो इस बोतल में रखी आत्मा नियंत्रित गोली तुम्हारी ये तकनीक सीखने में मदद करेगी। इन गोलियों की मदद से तुम्हारा बहुत सा कीमती समय जाया होने से बच जाएगा। इसके बाद राजमल प्रथम ने विराज की ओर दयनीय भरी नजरों से देखते हुए कहा, वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी इस दफन स्वर्ग की दलदल से बाहर निकल पाओगे। इस भूमि से बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन है। नहीं तो मैं यहाँ पर पिछले 1000 सालों से कैद न होता। लेकिन पिछले 1000 सालों में अपनी हर संभव कोशिश करने के बाद भी मैं इस भूमि से बाहर नहीं निकल सका। राजमल्ल प्रथम की बात सुनकर विराज के पूरे जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसे डर का दौरा सा पड़ गया। उसे लगा कि कहीं उसने इस भूमि पर आकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी थी। वो सोचने लगा, मतलब राजमल्ल प्रथम इस जगह पर पिछले 1000 सालों से कैद है। कुछ देर अपने अपने आप को शांत करने के बाद विराज ने राजमल्ल प्रथम से पूछा, ज्येष्ठ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मार्शियल आर्ट्स में संत अधिपति कौन सा स्तर है? विराज की बात सुनकर राजमल्ल प्रथम का चेहरा उतर गया और उन्होंने बहुत ही खराब मूड से कहा, तुम सच कह रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें ये तो मालूम ही होगा कि मार्शियल डिसिपल से शुरू होकर जीवनरस अमृत स्तर के योद्धा बनने के बीच में 10 स्तर है। जैसे मार्शियल मास्टर, इन्नेट ग्रांड मास्टर, मार्शियल आत्मा योद्धा स्तर आदि। ये सुनकर विराज ने सहमति में अपनी गर्दन हिलाई। ये देखकर राजमल्ल प्रथम ने कहना जारी रखा, लेकिन जीवनरस अमृत से ऊपर भी कई स्तर है। तुम्हारे चेहरे के भावों को देखकर लग रहा है कि तुम्हें जीवनरस अमृत से ऊपर के मार्शियल स्तरों के बारे में कुछ नहीं पता है। ये सुनकर विराज ने जवाब दिया, जहां तक मुझे मालूम है, मुझे लगता है कि संत अधिपति जीवनरस अमृत स्तर से ऊपर का कोई स्तर होना चाहिए। इतना भी विराज को इस वजह से मालूम था क्योंकि महान सम्राट समर सिंह 50 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मार्शियल संत बन चुके थे। जिस समय सम्राट समर सिंह पुनर्जन्म के 6 मार्ग में दाखिल हुए थे, वो एक मार्शियल संत थे। विराज की बात सुनकर राजमल्ल प्रथम ने उत्तर दिया, मार्शियल संत से अगला स्तर है संत राजा स्तर। संत राजा के बाद अगला स्तर है संत अधिपति। इन तीनों स्तरों को मिलाकर हम इन्हें संतों के 3 स्तर कहते हैं। संतों के 3 स्तर, ये सुनकर विराज स्तब्ध खड़ा रह गया था। हालांकि राजमल्ल ने बेहद शांति के साथ उसे ये बात बताई थी, फिर भी वो अपने ऊपर भारी दबाव महसूस कर रहा था। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद विराज ने उत्सुकता के साथ राजमल्ल प्रथम से पूछा, संतों के 3 स्तर के बाद कौन सा स्तर आता है? विराज की बात सुनकर राजमल्ल प्रथम को जोर की हंसी आ गई और जोर से हंसते हुए उन्होंने विराज की ओर देखकर कहा, वर्धन फैमिली के बच्चे, तुम बहुत लालची हो रहे हो। संतों के 3 स्तरों से ऊपर के स्तरों के बारे में बात करना निषेध है। जिस समय तुम संतों के 3 स्तर तक पहुंचने में कामयाब हो जाओगे, तभी तुम्हें इससे ऊपर के स्तरों के बारे में पता चल सकेगा। उससे पहले नहीं। इतना कहने के बाद राजमल्ल कुछ देर खामोश रहे और फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, वैसे संतों के 3 स्तर को पार करना जिंदा स्वर्ग पहुंचने जैसा लगभग नामुमकिन काम है। प्राचीन समय से आज तक न जाने कितने ही स्वर्ग के गर्व योद्धा संतों के 3 स्तर से कभी ऊपर नहीं उठ सके। वैसे तुम्हारा स्तर अभी काफी कम है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतने बड़े स्तरों के बारे में अभी सोचना चाहिए। भविष्य में जब सही समय आएगा तब तुम सोच लेना। राजमल्ल प्रथम की बात सुनकर विराज कुछ पल के लिए खामोश हो गया। विराज को इस तरह खामोश देखकर राजमल्ल प्रथम के दिमाग में कुछ प्रश्न कौंधने लगे।
अपने प्रश्नों के निपटारे के लिए उन्होंने विराज से पूछा, मैं तुमसे ये पूछना तो भूल ही गया कि तुम इस दफन स्वर्ग की दलदल में कैसे पहुंचे। जितनी तुम्हारी क्षमता है उसके हिसाब से तो तुम अधूरे यात्री टोकन को सक्रिय नहीं कर सकते। ये सुनकर विराज का दिल जोरों से धड़क गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए विराज ने मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने गलती से इस अधूरे लोहे के टोकन को तोड़ दिया जिससे मैं यहां पहुंच गया। जब मुझे ये टोकन मिला तो मैं इसकी जांच पड़ताल करने लगा। उसी क्रम मैंने इस टोकन के अंदर अपनी तलवार धार को गुजार दिया। ऐसा होते ही एक काले रंग का दरवाजा प्रकट हो गया और उस काले रंग के दरवाजे ने मुझे अपने अंदर खींच लिया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को दफन स्वर्ग की दलदल भूमि में पाया। विराज की बात सुनकर राजमल प्रथम ने कहा, पता नहीं तुम्हारे साथ घटी इस घटना को मैं तुम्हारा अच्छा भाग्य कहूं या बुरा भाग्य। जिस तरह के टोकन की तुम बात कर रहे हो उस तरह का टोकन एक विशेष तरह की फैमिली बनाती है। इस टोकन को वो फैमिली मार्शियल संत स्तर के योद्धाओं को देती है। जिस किसी कारण से भी तुम्हें ये टोकन कहीं से मिल गया और गलती से तुमने इसका उपयोग भी कर लिया तो ऐसे में पता नहीं ये तुम्हारे जबरदस्त भाग्य का नतीजा था या फिर तुम्हें इस तरह की परिस्थितियों में नहीं फंसना चाहिए था। फिर भी तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारा भाग्य काफी ज्यादा बुरा तो नहीं होना चाहिए। वैसे अच्छा भाग्य भी लोगों को मूर्ख बना देता है और उनसे वो काम करवाने की कोशिश करने लगता है जो काम उनकी सीमा से पूर्णत बाहर होता है। विराज, जो कि राजमल्ल प्रथम की बात के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसने एक शब्द पर ध्यान केंद्रित करके कहा, आप किस फैमिली की बात कर रहे हैं? विराज सोचने लगा, इस तरह का टोकन बनाना जिसके जरिए आप दफन स्वर्ग की दलदल में सुरक्षित ढंग से दाखिल हो सकते थे, वो फैमिली कितनी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली फैमिली होगी जो इस तरह के टोकन को बनाती है। विराज की बात पर राजमल ने जवाब दिया, कुछ चीजों को न जानना ही उचित होता है। तुम्हारे लिए ये बेहतर ही होगा कि तुम इस बात को नहीं जानो। राजमल की बात सुनकर विराज गहरी सोच में डूब गया। संत अधिपति जैसे स्तर का इतना शक्तिशाली योद्धा भी ऐसी फैमिली के बारे में बात करने से कतरा रहा है। सच में ये फैमिली तो हद से ज्यादा शक्तिशाली लग रही है। इस फैमिली का अपने आसपास कितना भयंकर दबदबा होगा। विराज को गहरी सोच में डूबा देखकर राजमहल प्रथम ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, सच में कितना ज्यादा समय हो गया मुझे इस दफन स्वर्ग के दलदल से बाहर के लोगों से बात किए। बाहर के लोग काफी बातूनी होते हैं। विराज दफन स्वर्ग की दलदल में आ चुका था। यहाँ पर उनकी मुलाकात राजमहल प्रथम से हुई थी, जिनसे विराज को कई सारी जानकारियां मिली थी। साथ ही इस भूमि के खतरों के बारे में भी एक झलक मिली थी। तो क्या विराज दफन स्वर्ग की दलदल में खजाने को प्राप्त कर सकेगा या फिर वो भी राजकमल की तरह हमेशा हमेशा के लिए इस दफन स्वर्ग की दलदल में ही फंसकर रह जाएगा? बच्चे, तुम्हें ईश्वर से अपनी सलामती की दुआ करनी चाहिए। दफन स्वर्ग की दलदल की गहराइयां इतनी शांत नहीं है जितनी शांति तुम यहाँ देख रहे हो। तुमसे अगर सच कहूं तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस समय अपना सब काम छोड़कर यहाँ पर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में जुट जाता। राजमल्ल प्रथम ने गंभीर आवाज में विराज से कहा। ऐसा कहने के बाद सुनहरे रंग की चमकदार रोशनी अचानक से राजमल प्रथम के पैरों के नीचे प्रकट हो गई और उस रोशनी के प्रकट होते ही राजमल प्रथम गायब हो गए। राजमल प्रथम के जाने के बाद विराज ने कांच की उस बोतल को निकाल लिया जिसमें आत्मा नियंत्रित गोली रखी हुई थी। उस कांच की बोतल को निकालकर वो उस बोतल को देखकर गहराई से सोचने लगा। कुछ देर सोचते रहने के बाद विराज ने अपनी यूनिवर्स रिंग से उस नीले रंग की गोली को निकाल लिया जिसमें काले तेंदुए के 9 घेरे की सारी तकनीक रिकॉर्डेड थी। कलिंजर संस्थान में ट्रायल मुकाबले में जब विराज ने कलिंज एम्पायर के संस्थापक सम्राट परिहार की दी गई परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया था,
तो सम्राट परिहार ने इनाम में विराज को वर्धन फैमिली के पूर्वज कालपी वर्धन की विरासत काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक को सौंप दिया था। हालांकि विराज ने काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक को सीखने की कोशिश की थी, लेकिन इस गुप्त कला को संसाधनों की कमी के चलते वो सीख नहीं सका था। इस वजह से नीली गोली होने के बावजूद भी विराज काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक के बेहद निचले स्तर पर ही अटका हुआ था। लेकिन अब अचानक से परिस्थितियां तेजी से बदल गई थी। राजमल्ल प्रथम की वजह से उसके पास आत्मा नियंत्रित गोली थी। विराज सोचने लगा, इन गोलियां का उपयोग करके मैं काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक को हासिल कर सकता हूं। ये सोचते ही विराज अपने हाथों में पकड़ी उस नीले रंग की गोली पर ध्यान लगाने लगा। ऐसा होते ही बड़ी मात्राओं में काले तेंदुए के 9 घेरे से संबंधित सूचनाओं का प्रवाह विराज के दिमाग में होने लगा। ट्रैवल ट्रायल के अंदर जब विराज ने पहली बार इस तकनीक को आत्मसात किया था, उस समय ही विराज को इस तकनीक की सभी जरूरी जानकारी हो चुकी थी। विराज सोचने लगा, मुझे लगता है कि इस नीली गोली की कोई शक्ति लगातार हिफाजत कर रही है। उस समय मैंने नीली गोली के माध्यम से काले तेंदुए के 9 घेरे के बारे में जो कुछ भी जाना था मैं उसे भूल चुका था, और अब वो सभी चीजें मुझे फिर से याद आ रही है। अच्छा हुआ ये तकनीक इस नीली गोली में रिकॉर्डिंग है, नहीं तो मैं तो इस तकनीक को भूल ही गया था। इतना सोचने के बाद विराज ने अपना पूरा फोकस नीली गोली पर लगा दिया। काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक विराज के दिमाग में तेज गति से समाने लगी। कुछ देर बाद विराज ने अपने हाथ में पकड़ी कांच की पारदर्शी बोतल को पकड़ा जिसमें आत्मा नियंत्रित गोली रखी थी। उसने उस कांच की बोतल में से आत्मा नियंत्रित गोली को बाहर निकाला और अपने मुंह में रखकर उसे निगल लिया। विराज के शरीर के अंदर जाते ही आत्मा नियंत्रित गोली ने विराज के शरीर के अंदर एक तूफान उठा दिया। विराज की रगों में ऊर्जा की प्रचंड धारा प्रवाहित होने लगी। इस भीषण ऊर्जा को पचाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। विराज ने कई तकनीकों में मेन एंड लेवल को छुआ हुआ था, इस वजह से उसके शरीर की ऊर्जा को पचाने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। नहीं तो आत्मा नियंत्रित गोली की वजह से ऊर्जा का जो बवंडर उसके अंदर उठ खड़ा हुआ था वो उसे किसी भी हाल में संभाल नहीं पाता। इसके बावजूद भी ऊर्जा के उस भारी प्रवाह के कारण विराज को महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी नसों पर दबाव बढ़ता जा रहा था और उसकी नसें किसी भी समय उस दबाव की वजह से फट सकती थी। उसके पूरे शरीर में दर्द की तेज लहरें चलने लगीं। उसके माथे से पसीना टप-टप करके बहने लगा। ये महसूस कर विराज सोचने लगा, इस आत्मा नियंत्रित गोली का प्रभाव तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा हो रहा है। मेरी नसों में ऊर्जा का प्रवाह हद से ज्यादा हो रहा है। मुझे कुछ भी करके इस ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा को सोखना होगा। अगर जल्दी ही मैंने ऐसा नहीं किया तो ये ऊर्जा का बवंडर मेरे शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ा देगा। लेकिन अगर मैं आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ गया तो पता नहीं कोई आकर मुझे नुकसान न पहुंचा दे। ये दफन स्वर्ग की दलदल बहुत ही खतरनाक जगह है। विराज इसी कशमकश में उलझा हुआ था, लेकिन उसके शरीर का दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। इस वजह से वहां चारों ओर खतरा होने के बावजूद विराज पद्मासन लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गया और उसने तेजी से पवित्र शास्त्र तकनीक पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। पवित्र शास्त्र तकनीक की मदद से विराज के अंदर प्रचंड वेग से बह रही ऊर्जा परिष्कृत होने लगी। जल्दी ही ऊर्जा की प्रचंड धारा शुद्ध औषधि में बदलने लगी और विराज की मांसपेशियों में समाने लगी। ये शुद्ध औषधि संजीवनी बूटी की तरह विराज के शरीर की शक्ति को परिष्कृत करने लगी। इसके साथ ही विराज के शरीर में एक अलग तरह की शक्ति का संचार होने लगा। जल्दी ही ये शक्ति विराज के अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर प्रकट हो गई और विराज के अंतरात्मा के समुद्र को परिष्कृत करने लगी। विराज ने जब महसूस किया कि एक रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा उसके अंतरात्मा के समुद्र में समा रही थी तो वो ये देखकर सोचने लगा, आत्मा नियंत्रित गोली का यही सबसे मुख्य प्रभाव होता होगा।
काले घेरे के 9 तेंदुए तकनीक एक आत्मा सुधार तकनीक थी। आत्मा नियंत्रित गोली का उपयोग भी आत्मा की शक्ति में सुधार करके तेंदुए के 9 घेरे तकनीक के लिए आत्मा की शक्ति में पर्याप्त सुधार करना था। ऐसे में विराज के शरीर के अंदर दौड़ती शुद्ध औषधि से मिली शक्ति आत्मा नियंत्रित गोली का अतिरिक्त लाभ थी। विराज के अंतरात्मा के समुद्र में वो रहस्यमयी ऊर्जा विशाल मात्रा में समाती जा रही थी। इस वजह से विराज के अंतर आत्मा के समुद्र के ऊपर एक भीषण चक्रवात उठ खड़ा हुआ था, जिसमें विराज का अंतर आत्मा का समुद्र जोर जोर से हिचकोले खाने लगा। उस अंतर आत्मा के समुद्र के ऊपर मौजूद सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार भी जोर जोर से हिलने लगी। वो अधूरी तलवार उस रहस्यमयी विशाल ऊर्जा को लगातार परिष्कृत करके विराज के अंतर आत्मा के समुद्र में भेज रही थी। आत्मा नियंत्रित गोली और सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार के दोहरे प्रभाव के कारण विराज के अंतरात्मा के समुद्र में तेजी से विस्तार होने लगा। उसके अंतरात्मा के समुद्र में विस्तार की वजह से उसकी आत्मा, जो कि अलौकिक शक्ति स्तर पर थी, उसकी शक्ति भी तेजी से बढ़ने लगी और कुछ ही पलों में विराज के आत्मा का अलौकिक शक्ति स्तर से बढ़कर विराज की आत्मा की शक्ति, आत्मा की प्राण शून्य अवस्था तक पहुंच गई। और देखते ही देखते विराज की आत्मा की शक्ति आत्मा की महान प्राण शून्य अवस्था तक पहुंच गई। इसके तुरंत बाद विराज ने अपना मुंह खोलकर प्रदूषित गैस को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया और शांति के साथ काले तेंदुए के 9 घेरे सुधार तकनीक को आत्मसात करने लगा। कुछ ही समय बाद विराज के अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर एक आभासी अवतार प्रकट हो गया। वो आभासी अवतार देखने में हूबहू विराज जैसा था। इसके ठीक बाद विराज के अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर एक शक्तिशाली और विशालकाय बाघ की आकृति प्रकट हुई और उस बाघ की आकृति ने विराज के अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर उत्पन्न हुए आभासी अवतार को अपने अंदर समा लिया। विराज ये साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि भले ही उस विशालकाय बाघ ने आभासी अवतार को निगल लिया था, लेकिन इससे आभासी अवतार से निकलने वाली शक्ति कमजोर या नष्ट नहीं हुई थी। इसके बजाय वो शक्ति उस बाघ के पेट के अंदर समा रही थी। उस विशालकाय बाघ को अपनी अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर मंडराते हुए देखकर विराज पूरी तरह से स्तब्ध हो चुका था। उसने कहा, तो इसका मतलब आत्मा की शक्ति के बाघ की शक्ति में परिवर्तित हो जाने का मतलब ये था। काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक 9 चरणों से होकर गुजरने वाली एक तकनीक थी, जिसके हर चरण में आत्मा की शक्ति बढ़ती जानी थी। अपने तीसरे चरण में ये तकनीक आत्मा की शक्ति को बाघ की शक्ति में बदल देती थी और अर्थ रैंक से कम शक्ति के हर आत्मा के हमले से ये बाघ शक्ति रक्षा करती थी। अपने छठे चरण में पहुंचने पर आत्मा की शक्ति हाथियों की शक्ति में परिवर्तित हो जाती थी। ऐसे में हेवन रैंक से कम शक्ति के हर आत्मा के हमले से ये शक्ति रक्षा करती थी। अपने 9वें चरण में पहुंचने पर आत्मा की शक्ति तेंदुए की शक्ति में परिवर्तित हो जाती थी। कोई भी बुरी शक्ति इसे नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तब नहीं रहती थी। विराज की आत्मा के बाघ में बदल जाने की वजह से विराज ये समझ रहा था उसकी आत्मा एक विशालकाय बाघ की आत्मा में बदल चुकी है और उसकी अंतरात्मा के समुद्र से जुड़ चुकी थी। इस तरह से विराज ने काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक को जिस रूप में सोचा था, ये तकनीक उससे काफी अलग थी। विराज ये भी महसूस कर रहा था कि भले ही बाघ आत्मा के रूप में परिवर्तित हो चुका था, लेकिन उससे उसके आत्मा के सारतत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अब विराज की आत्मा अर्थ रैंक से कम स्तर के हर हमले को झेलने में सक्षम हो चुकी थी। ये महसूस कर उत्तेजना की वजह से विराज का गला सूख गया और उसकी आंखें चमक उठी। विराज सोचने लगा, मैं हमेशा ही आत्मा तकनीक की कमी को महसूस करता था। मेरी आत्मा पर हमला होने की परिस्थिति में मेरे पास कोई आत्मा तकनीक नहीं थी, लेकिन अब है। साथ ही अब मैं आत्मा का हमला करने में भी सक्षम हो चुका हूं। ऐसा सोचते सोचते विराज की आंखें उमंग में चमचमाने लगी।
विराज ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्ग के दफन दलदल में उसका सामना इस तरह के किसी योद्धा के साथ हो जाएगा। खुशी के मारे विराज फूला नहीं समा रहा था। लेकिन फिर विराज ने अपने आप को शांत किया और पवित्र शास्त्र तकनीक पर ध्यान लगाने लगा ताकि आत्मा नियंत्रित गोली से उपजी प्रचंड धारा को परिष्कृत और परिशोधित कर सके। वही उस घने जंगल में विराज से कुछ ही दूरी पर कोई विराज को छिपकर देख रहा था। विराज की इस नई शक्ति को देखकर वो इंसान दंग रह गया था। वो इंसान कोई और नहीं राजमल्ल प्रथम थे। विराज से मिलने के बाद वो वहां से उड़ चले थे, लेकिन हवा में उड़ते हुए उन्होंने विराज के शरीर से आ रही आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। विराज की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव इतनी दूर तक होने ने राजमल को बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से भर दिया कि आखिर विराज वहां कर क्या रहा था। राजमल्ल प्रथम से मिली आत्मा नियंत्रित गोलियों की मदद से विराज ने काले तेंदुए के 9 घेरे के तीसरे स्तर को प्राप्त कर लिया था। राजमल्ल प्रथम दूर से ये सब देख रहे थे। ये देखकर राजमल्ल क्या करने वाले थे? काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक हासिल करने से विराज के अंदर किस तरह की शक्तियां आने वाली थी? दफन स्वर्ग की दलदल में अभी विराज के लिए और क्या क्या छिपा था? राजमल्ल प्रथम दूर से छिपकर विराज को साधना करते हुए देख रहे थे। विराज की बढ़ती शक्ति ने राजमल्ल प्रथम को आश्चर्य से भर दिया था। उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उनकी लार उनके गले में ही अटक कर रह गई थी। उन्होंने अपनी लार को गटकते हुए कहा, ये तो काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक है। इसने काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक को आत्मसात भी करना शुरू कर दिया है और इतनी जल्दी इसने बाघ की शक्ति को पा भी लिया है। इस बच्चे की शक्ति को मैंने जितना आंका था, इसकी शक्ति उससे कहीं ज्यादा है। एक संत अधिपति स्तर का योद्धा, साथ ही आकाशगंगा अकादमी के 4 फैमिली राजमल्ल फैमिली का सदस्य होने की वजह से राजमल्ल प्रथम को सामान्य रूप से काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक के बारे में जानकारी थी। भले ही वर्धन फैमिली की काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक एक लो हेवन रैंक गुप्त तकनीक थी, फिर भी इस तकनीक को सीखना किसी हाई हेवन रैंक गुप्त तकनीक को सीखने जितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण टास्क था, या कहो कि संत ग्रेड गुप्त तकनीकी स्तर की तकनीक को सीखने जितना मुश्किलों भरा टास्क था। वर्धन फैमिली की काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक गुप्त आत्मा की शक्ति तकनीक सबसे शक्तिशाली गुप्त आत्मा की शक्ति तकनीक में से एक तकनीक मानी जाती थी। राजमल्ल प्रथम अपनी आंखें फाड़े फाड़े विराज को देखते हुए सोचने लगे, मेरे इस दफन स्वर्ग की दलदल में आने से पहले वर्धन फैमिली के सबसे होनहार स्वर्ग के गर्व योद्धा को भी आत्मा नियंत्रित गोली के माध्यम से काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक में बाघ के शरीर को पाने के लिए 3 दिन का समय लगा था, लेकिन विराज ने तो 4 घंटे से भी कम समय में बाघ के शरीर को जागृत कर लिया है। विराज की जन्मजात प्रतिभा को अगर मैं नजरअंदाज भी कर दूं तो भी केवल उसकी आत्मा की प्रतिभा ने ही वर्धन फैमिली के कितने ही सूरमाओं और जीनियसों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि राजमल्ल प्रथम को नहीं मालूम था कि क्यों विराज की आत्मा की शक्ति की प्रतिभा बेजोड़ और सीमारहित थी, क्योंकि विराज की आत्मा इस युग की थी ही नहीं। वो तो किसी और युग से इस युग में ट्रैवल करके आई थी। यही कारण था कि विराज की आत्मा की शक्ति इस दुनिया में आने के बाद हर स्तर को पार करने में सक्षम हो चुकी थी। इस वजह से विराज की आत्मा की शक्ति एक अलग ही पारलौकिक स्तर पर जा चुकी थी। चौकन्नी और दंग आंखों से राजमल्ल प्रथम विराज के शरीर से निकलने वाली आभा को बारीकी के साथ समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर विराज की शक्तियों के बारे में सोचने के बाद उनके दिमाग में एक मूर्खतापूर्ण विचार आया और उन्होंने कहा, शायद ये बच्चा दफन स्वर्ग की दलदल से बाहर निकल पाने में कामयाब हो जाए। ये विचार आते ही राजमल्ल प्रथम ने अपने सिर पर अपना ही एक हाथ दे मारा और अपना सिर हिलाते हुए कहने लगे, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, असंभव।
उनके जैसा संत अधिपति स्तर का योद्धा पिछले 1000 सालों में दफन स्वर्ग की दलदल से बाहर नहीं निकल सका था, तो फिर एक 7th ग्रेड इन्नेट ग्रांड मास्टर कैसे इस खतरनाक और खूंखार भूमि से बाहर निकल सकता था। राजमल्ल प्रथम के दिमाग में यही सब घूम रहा था। राजमल्ल प्रथम अकेले ऐसे संत अधिपति नहीं थे जो इस भूमि में ट्रैप थे। कैप्लर यूनिवर्स के उनके जैसे कितने ही संत अधिपति दफन स्वर्ग की दलदल में लंबे समय से फंसे हुए थे। यहाँ तक कि उनमें से कई संत अधिपति स्तर के योद्धाओं ने अपनी अपनी प्रजातियों की शत्रुता को भुलाकर एक साथ होकर दफन स्वर्ग की दलदल के बाहरी द्वार पर हमला भी किया था, फिर भी वो इस भूमि से बाहर नहीं निकल सके। कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद राजमल्ल प्रथम वहां से चले गए। कुछ देर बाद राजमल्ल प्रथम वापस वही लौट आए। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने अपने हाथों को हवा में विराज की ओर उठाया और फिर एक सुनहरे रंग की रोशनी विराज के ऊपर छोड़ दी। वो सुनहरे रंग की रोशनी विराज के शरीर के अंदर चली गई, लेकिन विराज को उस रोशनी के उस पर पड़ने का आभास नहीं हुआ, क्योंकि उस रोशनी ने विराज के शरीर में कोई भी दुष्प्रभाव पैदा नहीं किया था। उस सुनहरे रंग की रोशनी को विराज के शरीर में भेजने के बाद राजमल्ल प्रथम ने कहा, बच्चे, मेरे जैसा योद्धा इस दफन स्वर्ग की दलदल में पिछले 1000 साल से भटक रहा है। फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम इस दफन स्वर्ग की दलदल से बाहर निकल पाने में कामयाब हो जाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कवच नाजुक समय में तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसा कहकर राजमल्ल प्रथम उस घने जंगल में गायब हो गए। विराज अभी भी उस घने जंगल के एक हिस्से में पद्मासन लगाए ध्यान की मुद्रा में बैठा था। धरती और स्वर्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी चारों ओर से आकर उसके अंदर समा रही थी। विराज भी लगातार उस ऊर्जा को परिष्कृत करके उसका अवशोषण कर रहा था। कुछ देर ऐसा करते ही विराज के शरीर के अंदर तलवार धार अपनी अधिकतम मात्रा तक इकट्ठी हो चुकी थी और अभी भी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। तलवार धार के मजबूत होने की वजह से विराज की आभा तेजी से मजबूत होती जा रही थी। कुछ ही देर में उसने 7th ग्रेड इन्नेट ग्रांड मास्टर के स्तर को पार कर लिया और वो 8 ग्रेड इन्नेट ग्रांड मास्टर बन गया। ऐसा होते ही सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका मार्शियल लेवल 1 लेवल अप होता है। आप 8 ग्रेड इन्नेट ग्रांड मास्टर बनते हैं। एनर्जी पॉइंट ग्रोथ रेट 1100 पॉइंट पर मिनट। सिस्टम की आवाज सुनने के बाद विराज ने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलने पर उसने अपने शरीर के अंदर दौड़ रही एनर्जी की वेव की भारी मात्रा को महसूस किया तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। विराज ने उस घने जंगल में चारों ओर देखा और फिर खुशी से झूमते हुए कहा, आत्मा नियंत्रित गोली का प्रभाव तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा गुणकारी रहा। संत अधिपति राजमल्ल प्रथम ने सच में मुझे एक कमाल का तोहफा दिया था। वो धन्य है, ईश्वर उन्हें इस दफन स्वर्ग की दलदल से जल्द बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाएं। फिर विराज ने कांच की बोतल की तरफ देखकर कहा, मेरे पास अभी भी 4 आत्मा नियंत्रित गोली बची हुई है। क्यों न इन गोलियों का भी सेवन करके मैं काले तेंदुए के 9 घेरे की अधिकाधिक शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करूं। ऐसा सोचते ही विराज ने अपने हाथों में पकड़ी कांच की बोतल के ढक्कन को खोला और उसमें रखी 2 आत्मा नियंत्रित गोली को निकालकर अपने हाथ पर रख लिया। इसके बाद उसने लंबी गहरी सांस ली, अपने आप को मजबूत किया और बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों गोलियों को अपने मुंह में रखकर निगल लिया। इसके तुरंत बाद वो फिर से ध्यान की मुद्रा में चला गया। आत्मा नियंत्रित गोली के उसके शरीर में जाते ही प्रचंड ऊर्जा की धारा उसके शरीर में उठ खड़ी हुई। वो प्रचंड ऊर्जा सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार के प्रभाव के कारण परिशोधित होकर शुद्ध आत्मा पाउडर में बदल रही थी और उसके अंतरात्मा के समुद्र में समाहित होते जा रही थी। इससे उसकी अंतरात्मा के समुद्र में तेजी से विस्तार होता जा रहा था।
विराज की अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर उड़ने वाला विशालकाय आत्मा बाघ का आकार लगातार बढ़ता जा रहा था। विराज की अंतरात्मा का समुद्र भी लगातार बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उस विशालकाय आत्मा बाघ के शरीर से एक प्राचीन वीरान आभा निकलना शुरू हो गई। जिस स्पीड से उस विशालकाय आत्मा बाघ की शक्ति और उसका आकार बढ़ता जा रहा था, उससे एक बात तो साफ स्पष्ट हो रही थी कि वो आत्मा बाघ आगे चलकर अपनी सर्वोच्च शक्ति आत्मा तेंदुए बनने की ओर अग्रसर हो रहा था। उसी समय विराज की आत्मा की शक्ति का स्तर तेजी से आत्मा की महान प्राण शून्य अवस्था की ओर बढ़ रहा था। यहाँ तक कि विराज का मार्शियल लेवल भी बेहद तेज रफ्तार से एक लेवल अप होकर 9th ग्रेड इन्नेट ग्रांड मास्टर की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में विराज की वो कमजोरी जो विराज को तेंदुए के 9 घेरे तकनीक को अवशोषित करने से रोक रही थी, नष्ट होकर बिखर गई। इससे विराज के शरीर से निकलने वाली आभा बहुत मजबूत होने लगी। अगले ही पल विराज 8 ग्रेड इन्नेट ग्रांड मास्टर से बढ़कर 9th ग्रेड इन्नेट ग्रांड मास्टर बन गया। ऐसा होते ही सिस्टम की आवाज विराज के कानों में गूंज उठी। डिंग! कॉन्ग्रेचुलेशंस! आपका एक लेवल अप होता है। आप 9th ग्रेड इन्नेट ग्रांड मास्टर बनते हैं। आपके एनर्जी पॉइंट ग्रोथ रेट 1150 पॉइंट पर मिनट होती है। सिस्टम की आवाज को नजरअंदाज कर विराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के बाकी बची आत्मा नियंत्रित गोली की 2 गोलियों को भी कांच की बोतल से बाहर निकालकर निगल लिया। कुछ ही देर में असीमित औषधीय क्षमता विराज की रगों में पागल और गुस्सैल हाथी की तरह दौड़ने लगी। साथ ही एक रहस्यमय ऊर्जा सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार के प्रभाव से छनकर परिशोधित होकर विराज की अंतरात्मा के समुद्र में समाने लगी। इससे विराज के अंतरात्मा के समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें चलने लगी और अंतरात्मा का समुद्र चमत्कृत आत्मा ज्वार पैदा करने लगा। विशालकाय आत्मा बाघ विराज के पूरे अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर मंडराने लगा और जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसी समय बाघ के सिर से हाथी दांत निकलने लगे, साथ ही प्राचीन और बेहद शक्तिशाली आभा भी निकलने लगी। आत्मा बाघ आत्मा हाथी के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो चुकी थी। विराज तेजी से काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक के तीसरे चरण को क्रॉस करता हुआ छठे चरण की ओर बढ़ने लगा था। उसका आभामंडल बहुत मजबूत होता जा रहा था। जल्दी ही विराज ने काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक के छठे चरण को छू लिया। साथ ही शरीर में बह रही औषधीय ऊर्जा को भी पूरी तरह से कर लिया। हालांकि इस बार विराज का मार्शियल लेवल अप नहीं हो सका और वो 9th ग्रेड इन्नेट ग्रांड मास्टर ही बना रहा। इसकी तुलना में विराज की आत्मा की शक्ति सारी हदें पार करके मजबूत हो चुकी थी। उसकी आत्मा की शक्ति अलौकिक शक्ति स्तर से ऊपर उठकर आत्मा की महान प्राण शून्य अवस्था तक पहुंच चुकी थी। आत्मा की महान प्राण शून्य अवस्था से बनी आत्मा की मजबूती एक 7th ग्रेड अल्केमिस्ट की आत्मा जितनी मजबूत होती थी और एक अल्केमिस्ट का दर्जा मार्शल राजा के बराबर होता थी, या कहे कि उससे ज्यादा ही होता था। अब विराज आत्मा की शक्ति में आत्मा की महान प्राण शून्य अवस्था स्तर तक पहुंच चुका था, तो ये कहा जा सकता था कि विराज एक 7th ग्रेड अल्केमिस्ट बनने की अपनी यात्रा में आधी दूरी तय कर चुका था और अब बस आधी दूरी ही बची थी। दफन स्वर्ग की दलदल में आने का विराज का निर्णय अभी तक बहुत ही सफल रहा था, तो क्या आगे भी ये राह ऐसे ही सफल रहने वाली थी, या फिर शुरुआत में मिली सफलता विराज के सामने आने वाली चुनौतियों की एक शुरुआत भर थी? क्या विराज के सामने दफन स्वर्ग की दलदल में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी?